हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए कक्षा 12 की समाजशास्त्र की पाठ्यपुस्तक भारतीय समाज। देखिए यहाँ पर हमारा इसी क्रम में अध्याय तीसरा है। यहाँ पर हम सामाजिक संस्थाएं, उनकी निरंतरता और उनमें हुए परिवर्तनों के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज हम यहाँ पर इसका जो है पार्ट 2 कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है। यहाँ पर बात करें हम आज के अध्याय की। देखिए आपने प्रीवियस पार्ट 1 में जो है जाति के बारे में पढ़ लिया है और जाति स्वरूपों में कैसे परिवर्तन आया है वो भी आपने वहां पर डिस्कस कर लिया है। यहाँ पर अब जनजाति समुदायों के बारे में बात की गई है। जनजाति समुदायों के बारे में आपका अनुभव, आपका या ज्ञान पहले से भी है और आप अगर मेरे रेगुलर स्टूडेंट हैं तो कई बार मैंने जनजातियों की व्याख्या भी की है, तो आपको पता भी होगा। तो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल इनके बारे में अनभिज्ञ हैं। अनभिज्ञ आप बिल्कुल नहीं हैं, इनके बारे में आप जानते हैं। जनजाति जो शब्द आप देख रहे हैं ये वास्तव में कोई पुराना शब्द नहीं है। पुराने समय में या प्राचीन भारत में कभी यूज नहीं होता था। ये एक आधुनिक शब्द है और खास करके औपनिवेशिक शासन के दौरान ये शब्द प्रयोग में लाया गया है। यानी कि ये किसके लिए लाया गया है? जो बहुत पुराने हैं, जो बहुत पुराने समुदाय अपने यहाँ हैं, जो अपने भारतीय उपमहाद्वीप में कह सकते हैं कि मूल निवासी समुदाय हैं या फिर पुरानी निवासी समुदाय हैं, उनके लिए जनजाति शब्द जो है प्रयोग में किया गया है, प्रयोग लाया गया है। यहाँ पर जनजातियाँ जो हैं ये आपके ऐसे समुदाय हैं जो किसी धर्म ग्रंथ के अनुसार इनका जो है नहीं चलते हैं, बल्कि इनका अपने रीति रिवाज, खुद के स्वयं के रीति रिवाज बने हुए हैं और खुद की संस्कृति का पालन करते हैं। यानी किसी धर्म की संस्कृति का या किसी धर्म का ही पालन नहीं करते थे। खास करके इनके अंदर कोई राज्य या राजनीतिक संगठन भी नहीं था प्रॉपर तरीके से। यहाँ पर समुदाय जो है, जैसे अपना जो सामान्य समुदाय है बहुत ज़्यादा कठोर रूप से वर्गों में बटा हुआ है, यानी कि वर्ग विभाजन जिसे हम बोलते हैं, यहाँ पर वो भी देखने को नहीं मिलता है। सबसे खास बात इनकी ये है कि यहाँ पर जाति जैसी कोई व्यवस्था इनमें नहीं थी। ना कभी ये हिंदू थे और ना ही ये किसान। यानी कि ये आपकी, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपकी जो समाजशास्त्र की पुस्तक है ये कह रही है कि ये कभी हिंदू भी नहीं थे और ना ही ये प्रॉपर रूप से कभी किसान रहे हैं। तो ऐसा इनका मानना है। और मैंने जैसा कि आपको पहले ही बता दिया था कि जनजाति शब्द पहले नहीं था प्राचीन समय में, ये आपके औपनिवेशिक शासन के युग में ये प्रारंभ हुआ है। जनजाति समाजों का हमने वर्गीकरण कैसे किया है, उनको वर्गीकृत कैसे किया है, ये भी हम जानेंगे। खास करके आप यहाँ पर इनका वर्गीकरण आप देखेंगे, इनके स्थायी या अर्जित विशेषकों के अनुसार हमने इनका वर्गीकरण किया है। स्थायी विशेषकों का मतलब क्या है? इनके लक्षण कौन कौन से हैं, किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, भाषा क्या बोलते हैं, शारीरिक विशिष्टताएं क्या हैं। इस आधार पर हमने इनके जो है स्थायी विभाजक जो है स्थायी वर्गीकरण कर दिया है, स्थायी विशेषक के आधार पर वर्गीकरण कर दिया है। अर्जित का मतलब क्या है कि समुदाय से रहकर या समाज से रहकर इन्होंने जो अर्जित किए हैं उनके आधार पर वर्गीकरण किया है हमने। तो पहले स्थायी विशेषक के आधार पर इनका जो वर्गीकरण किया गया है उस वर्गीकरण को हम यहाँ पर देखेंगे। तो स्थायी विशेषक क्या होता है? देखिए अगर हम बात करें भारत में, आपके भारत में आपकी जो जनजाति जनसंख्या का लगभग 85% भाग है ये आपके मध्य भारत में रहता है। यानी पश्चिम में गुजरात से लेकर खास करके पूर्व में आप चले जाएं, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तक ये फैला हुआ है। और खास करके सबसे ज़्यादा जो हृदय स्थल माना जाता है जनजातियों का वो आपका MP, झारखंड, छत्तीसगढ़ और थोड़ा बहुत महाराष्ट्र में आ जाता है, आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर कुछ संख्या में जनजाति आपको मिलेगी। जनजातियों की जो जनसंख्या है ये बताया गया, जनजाति जनसंख्या के शेष 15% में से 11% से अधिक जो है वो पूर्वोत्तर राज्यों में है और बाकी 3% जो बची कुची है वो आपके और बहुत थोड़े से भारत के शेष भारत में ये रह रही है। यानी कि 15% में से यहाँ बताया गया 11% तो पूर्वोत्तर राज्यों में है और बाद बाकी कितनी है, 3% जो थोड़े से शेष भारत में ये रह रही है। पूर्वोत्तर में इनकी स्थिति देखें तो पूर्वोत्तर में इनकी आबादी जो है वो काफ़ी ज़्यादा घनी है, असम को छोड़कर। यानी असम में इतनी घनी नहीं है, जबकि असम को छोड़कर जो अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड जैसे कुछ राज्य हैं, यहाँ पर इनकी आबादी 60 से लेकर 95% तक है। यहाँ पर ये बात बताई गई है। यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर जो ये लोग हैं इनके पारिस्थितिक आवासों में ये पहाड़ियों में, वन में, ग्रामीण मैदान में या नगरीय औद्योगिक इलाके इनके जो निवास स्थान में शामिल हैं, जहाँ पर ये रहते आए हैं। तो बताया गया इनके बारे में। और अगर हम ये तो देखिए इनके रहन सहन के आधार पर हो गया, कहाँ कहाँ ये रह रहे हैं ये बताया गया है, इसमें केवल इंट्रोडक्शन दिया गया है। भारत में अगर भाषा की दृष्टि से देखें तो भाषा की दृष्टि से लैंग्वेज के आधार पर यहाँ पर जो जनजातियाँ हैं इनको हमने 4 श्रेणियों में विभाजित कर लिया है। इनमें से आपकी 2 श्रेणियां तो आपकी भारतीय आर्य और द्रविड़ परिवार की यहाँ पर हैं और बाद बाकी जो है बताया गया, बाद बाकी जो श्रेणियां हैं वो ऑस्ट्रिक और तिब्बती बर्मी वाली हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर पहले की 2 श्रेणियां हम देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। पहले की 2 श्रेणियां आपकी जो है यहाँ पर ये भारतीय आर्य और द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलते हैं और शेष भारतीय जनसंख्या द्वारा भी ये भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें जनजातियों में भाषाओं की कितने लोग हैं तो यहाँ पर लगभग 1% लोग ही भारतीय आर्य परिवार की भाषाएं बोलते हैं और लगभग 3% लोग यहाँ पर द्रविड़ परिवार की भाषाएं यहाँ पर
बोलते हैं। जनजातियों के संदर्भ में बात हो रही है कि जनजातियों में लगभग 1% लोग भारतीय आर्य भाषाएं बोल रही हैं और 3% लोग यहाँ पर क्या द्रविड़ परिवार की भाषाएं, यानी साउथ इंडिया की जो भाषाएं उन्हें द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोला जाता है, तो वो द्रविड़ भाषाएं बोलते हैं। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पर अन्य भाषा समूहों की, जिसमें ऑस्ट्रिक या तिब्बती बर्मी समूह है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये प्राथमिक रूप से जनजाति लोगों के द्वारा बोले जाते हैं, खास करके ये बोली जाती हैं। यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑस्ट्रिक परिवार की जो भाषाएं हैं ये पूर्ण रूप से आपके जनजाति लोगों के द्वारा, और तिब्बती बर्मी परिवार की जो भाषाएं हैं ये भी 80% से ज़्यादा, यानी इन भाषाओं के ऑस्ट्रिक और तिब्बती बर्मा वालों की संख्या ज़्यादा है। कहने का मतलब यहाँ पर ये है। ये तो आपके भाषा के आधार पर वर्गीकरण हो गया। एक वर्गीकरण यहाँ पर और किया गया है, वो किया गया प्रजाति दृष्टि से कि कौन कौन सी प्रजाति से ये लोग आते हैं। तो शारीरिक प्रजाति दृष्टि से अगर हम देखें तो जनजातियों को निग्रिटो यानी काले लोग जो अफ्रीका वाले महाद्वीप के होते हैं, ऑस्ट्रेलॉइड, मंगोलाइड, द्रविड़, आर्य श्रेणियों में इन्हें वर्गीकृत किया जाता है। यानी शारीरिक दृष्टि से भी इन्हें जो है वर्गीकृत किया गया है निग्रिटो में, ऑस्ट्रेलाइड में, मंगोलाइड में, द्रविड़ में और आर्य श्रेणियों में। और भाषाई आधार पर भी आपने देख लिया है, यहाँ पे 4 भाषाई समूहों में आते हैं, भारतीय आर्य, द्रविड़ परिवार, ऑस्ट्रिक और तिब्बती बर्मा, वो आपने यहाँ पर देख लिया है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं जो जनजातियां हैं उनकी जनसंख्या में बहुत ज़्यादा अंतर पाया जाता है। यानी आपकी जो सबसे बड़ी जनजाति की जनसंख्या है वो लगभग 70 लाख है, जबकि सबसे छोटी जनजाति यानी अंडमान जो द्वीप समूहों पर, अंडमान निकोबार द्वीप समूहों पर पाई जाने वाली जनजाति है, उनकी संख्या 100 व्यक्तियों से भी कम है। यानी कि आपने सेंटिनलीज जनजाति के बारे में पढ़ा होगा, उसकी संख्या तो 20 से भी कम रह गई है। ठीक है, सेंटिनल द्वीप पर जो जनजाति है तो उसके बारे में आपने पढ़ा होगा, उसकी संख्या तो 20 से भी कम रह गई है। तो ऐसे ही यहाँ पे बताया गया है। सबसे बड़ी जनजातियाँ आपके भारत में बताया गया है कौन कौन सी हैं। सबसे बड़ी जो जनजातियाँ हैं भारत में, तो आप ये पाएंगे यहाँ पर गोंड, भील, संस्थान, ओरांव, मीना, बोडो और मुंडा हैं। तो इनमें हर किसी की लगभग आबादी कम से कम 10 लाख के करीब है। आपके यहाँ 2011 की जो जनगणना हुई है, 2011 की जनगणना में ये पाया गया है कि भारत की जो कुल जनसंख्या है उसका 8.6% जो है, यानी लगभग 104 मिलियन जनजाति लोग इस देश में निवास करते हैं। यानी लगभग आप मान सकते हैं 8.5% लोग यहाँ पर भारत की टोटल पॉपुलेशन में जनजातीय लोग हैं। ठीक है, तो ये आपके 2011 की जनगणना में ये तत्कालीन आंकड़े हैं। अब यहाँ पर आपने ये स्थायी विशेषक के आधार पर इनके प्रकार देख लिए हैं। अब इनका अगला जो प्रकार हम यहाँ पर वर्गीकृत किया है इनके बारे में, वो है अर्जित विशेषक। खास करके इन्होंने क्या अर्जन किया है, समाज से क्या अर्जन किया है, समय के साथ जो परिवर्तन आए हैं समाज में उनसे इन्होंने क्या अर्जन किया है, तो उस आधार पर इनका वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर जो अर्जित विशेषकों के आधारित वर्गीकरण है ये खास करके 2 मुख्य कसौटियों पर किया जाता है। एक तो आजीविका के साधन के आधार पर, और दूसरा हिंदू समाज में उनके समावेश की जो सीमा है या प्रक्रिया है उसके आधार पर इनका वर्गीकरण हम करते हैं। अर्जित विशेषक का मतलब एक तो आजीविका के साधन के आधार पर करते हैं, और दूसरा हम हिंदू समाज में जैसे जैसे उनका समायोजन हुआ है, समावेशीकरण हुआ है, उस आधार पर हम उनका जो है यहाँ पर जो है विश्लेषण करते हैं। तो आजीविका के आधार पर अगर हम देखें तो आजीविका के आधार पर जनजातियों को जो है मछुआ, खाद्य संग्राहक, आखेटक यानी शिकारी, या फिर झूम खेती करने वाले, कृषक, या फिर बागान, या फिर औद्योगिक कामगारों की श्रेणियों में हम बांट सकते हैं। तो हम यहाँ पर इस तरह से भी यहाँ पर देख सकते हैं इन्हें। और यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखें, यानी कि अगर हम यहाँ पर इन सब चीज़ों के अलावा यहाँ पर देखें, यानी इनके अकादमिक, समाजशास्त्र और राजनीतिक या सार्वजनिक मामलों में अपनाई जाने वाली सबसे जो प्रभावी प्रक्रिया है वर्गीकरण की, वो हिंदू समाज में है। हिंदू समाज में जनजाति को कहाँ तक आत्मसात किया गया है ये आज भी जो है चिंतन या विश्लेषण का विषय बना हुआ है। तमाम समाजशास्त्री इस बात को लेकर लगातार अध्ययन कर रहे हैं कि वास्तव में जो जनजाति समुदाय है, जिसको कई लोग ये कहते हैं पिछड़ा हुआ हिंदू समुदाय है, इसको वास्तव में हिंदुओं ने कितना स्वीकार किया है, इस पर भी तमाम जो रिसर्च चल रही है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो अर्जित विशेषक में इनका वर्गीकरण यही है कि हिंदू समाज में इनका जो है कितने आत्मसात इनको कितना किया गया है। यानी इस आत्मसातकरण को जनजातियों के दृष्टिकोण से या फिर प्रबल हिंदू मुख्यधारा के दृष्टिकोण से यहाँ पर देखा जा सकता है। आपने पाया होगा, आप देखते होंगे कि अक्सर हिंदू समाज में इन लोगों को खास करके वही स्थान मिला हुआ है जो कि एससी समुदाय को दिया हुआ है, शेड्यूल्ड कास्ट समुदाय को दिया हुआ है, वही स्थान शेड्यूल्ड ट्राइब को दिया है, यानी जनजाति समुदाय को भी दिया हुआ है। तो खास करके आप देखेंगे हिंदू समाज में आज भी इन्हें जो है अनटचेबल वाली कंडीशन में इन्हें रखा गया है। यानी कि कुछ जो है जहाँ पर जनजातियाँ आप देखेंगे जो तो मुख्य धारा में आ गई हैं, पूरी तरह से हिंदू समाज में उनका समायोजन हो पाया है, लेकिन तमाम ऐसी जनजातियाँ हैं जिनका आज भी समायोजन नहीं हो पाया है, जो आज भी शेड्यूल्ड कास्ट की भांति यानी कि अनुसूचित जाति की भांति संघर्ष में लगी हुई हैं। ये आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर वही चीज़ बताई गई है कि एक तो आपने ये तो आजीविका के आधार पर देख लिया, दूसरा जो वर्गीकरण जो इनका किया गया है हिंदू समाज में समावेश जो है इनका, तो वहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं।
अब देखिए यहाँ पर बताया भी गया है कि कुछ जो जनजातियां हैं इनका हिंदुत्व की ओर सकारात्मक झुकाव होता है, जबकि कुछ जनजातियां उसका प्रतिरोध या विरोध करती हैं। अगर हम मुख्य धारा के दृष्टिकोण से यहाँ पर देखें तो जनजातियों को हिंदू समाज में जो मिली परिस्थिति की दृष्टि से भी अगर देखा जाता है तो यहाँ पर हम देखें इसमें कुछ को यहाँ पर ऊंचा स्थान दे दिया गया है और अधिकांश तौर पर आमतौर पर नीचा स्थान मिला हुआ है। जहाँ तक मुझे याद है, देखिए यहाँ पे बुरा मानने की जरूरत नहीं है किसी व्यक्ति को, राजस्थान में जो जनजाति है मीणा जाति है, तो मीणा जाति जनजाति को वहाँ पर जो है वैसे तो जनजाति है लेकिन सामाजिक दृष्टि से अगर देखें, सामाजिक दृष्टि से वो एक ऊंचा स्थान है उनका। अगर राजस्थान के निवासी हैं तो आपको पता होगा मीणा जनजाति का स्थान राजस्थान में सामाजिक दृष्टि से ऊंचा स्थान है, जबकि आपके जो मध्य भारत की जनजातियां वगैरह हैं ये इनका स्थान बिल्कुल शेड्यूल्ड कास्ट की भांति है, अनुसूचित जाति की भांति इन्हें ट्रीट करते हैं। ये बात आपको पता होगी। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि मुख्य धारा के दृष्टिकोण से अगर हम इन्हें हिंदू समाज में देखें तो हिंदू समाज में भी इनमें से कुछ जनजातियां हैं उन्हें ऊंचा स्थान दिया गया है और कुछ को निचले पायदान पर रखा गया है। तो यहाँ पर आप ये भी देखेंगे। अगली हेडिंग है जनजाति एक संकल्पना की जीवनी, कि यहाँ पर जो जनजाति है इनके बारे में और कुछ चिंतन विमर्श हुए हैं, वाद विवाद हुए हैं, विचार विमर्श हुए हैं। कुछ लोगों ने कहा है कि वास्तव में ये जनजातियां हिंदू समाज का ही एक हिस्सा रही हैं, कुछ इन्हें हिंदू समाज का विस्तार मानते हैं, कुछ इन्हें पृथक मानते हैं। तो वही यहाँ पर चिंतन विश्लेषण यहाँ पर दिया हुआ है। तो 1960 के दशक में ये बात स्टार्ट होती है। यहाँ पर इस बात को लेकर कि जनजाति वास्तव में हिंदू है या नहीं है, इसको लेकर वाद विवाद होता रहा है। और जनजातियों को यहाँ पर कई बार ये पूछा गया क्या जनजातियों को जाति आधारित कृषक समाज के एक सिरे का विस्तार माना जाए। ये भी एक प्रश्न पूछा गया है कि क्या आप जनजातियों के बारे में जो हिंदू समाज कहते हैं कि हमारे ही पिछड़े हुए लोग हैं, हमारे पिछड़े हुए समुदाय के लोग हैं, तो ये लोग ये पूछते हैं क्या जनजातियों को जाति आधारित कृषक समाज के एक नए सिरे का विस्तार माने या फिर पूर्ण रूप से एक भिन्न समुदाय के रूप में हम देखें, किस रूप में देखें। तो कुछ लोग जो यहाँ पर कृषक समाज यानी कि जो जाति आधारित समाज के अंग के रूप में देख रहे थे, तो उनके पक्ष में इनका ये कहना है इन विद्वानों का कि जनजातियां जो हैं ये जाति आधारित कृषक समाज से मौलिक रूप से भिन्न नहीं है। इनका मानना यह है कि जनजातियां जो है जो जाति आधारित कृषक समाज है इससे भिन्न नहीं है, लेकिन हालांकि इन्होंने ये एक्सेप्ट किया है कि जैसे आपके सामान्य समाज रहे हैं, सामान्य समाजों में स्तरीकरण सबसे ज़्यादा हुआ है, यहाँ पर स्तरीकरण बहुत कम हुआ है। और स्तरीकरण बहुत कम होने का रीज़न क्या था, क्योंकि ये पूरे लोग क्या थे, समूहबद्ध होकर रह रहे थे, समूहों में रह रहे थे। यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर इनके संसाधनों वगैरह का स्वामित्व वगैरह जो था वो समुदाय आधारित था, किसी व्यक्ति आधारित नहीं था। यानी किसी व्यक्ति ने ये नहीं सोचा कि हमें अपनी संपत्ति का अर्जन करना है, नहीं, सब लोग मिलजुल कर संसाधनों का दोहन कर रहे थे, सभी लोग मिलजुल कर संसाधनों का उपभोग कर रहे थे। तो ऐसे में यहाँ पर स्तरीकरण नहीं हुआ है। जबकि आप लोगों ने समाजशास्त्र पढ़ा है तो आपने देखा होगा खास करके जो आर्थिक संसाधनों का जो देखेंगे, आर्थिक संसाधनों तक पहुंच है या आर्थिक संसाधनों की जो कह सकते हैं आर्थिक संसाधनों पर जिसका जितना कब्जा हुआ है, तो ये माना जाता है यहाँ पे समाजशास्त्र में जो जिसके पास संसाधन सबसे ज़्यादा होते हैं वही यहाँ पर समृद्धशाली हो जाता है या फिर अच्छी खासी सामाजिक स्थिति प्राप्त कर लेता है। तो वही यहाँ पर माना गया, क्योंकि यहाँ पर इन लोगों के भीतर इस तरह की भावना रही नहीं है, सामूहिकता की भावना रही है, तो यहाँ पर स्तरीकरण भी यहाँ पर नहीं हुआ है। ये तो आपका पहला वाला तर्क हो गया। और जो लोग इनके विरोध में हैं, कहते हैं हिंदू समाज में ये लोग कभी समायोजित रही नहीं है, हिंदू समाज का कभी पार्ट रही नहीं है, उनका कहना क्या है। तो विरोधी पक्ष का कहना यहाँ पर ये है कि जनजातियाँ जातियों से पूरी तरह भिन्न होती हैं, क्योंकि इनमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, धार्मिक या कर्मकांडी दृष्टि से शुद्धता या अशुद्धता का भाव यहाँ पर नहीं होता है। और जाति व्यवस्था खास करके आप देखेंगे शुद्धता और अशुद्धता के केंद्र बिंदु पर आधारित है। और ये तर्क बिल्कुल सही भी है, क्योंकि जनजातियों में आप देखेंगे ऊंच नीच या फिर कौन यहाँ पे प्योर है, कौन प्योर नहीं है, कौन वर्ड क्रम में ऊपरी स्थान पर है, कौन निचले पायदान पर है, ऐसी कोई यहाँ पर आपको विशेषता देखने को नहीं मिलेगी। और यही सबसे इंपॉर्टेंट बात ही है, यही यहाँ पर इसका प्रबल समर्थन भी करती है कि ये जनजातियाँ वास्तव में हिंदू जातियाँ कभी रही नहीं है, हिंदू जातियों का कभी पार्ट रही नहीं है। तो यहाँ पर यही जो तर्क है यही सबसे ज़्यादा प्रबल रहता है इस मामले में, क्योंकि यहाँ पर अगर जो धार्मिक रूप से देखें, कर्मकांडी दृष्टि से देखें, तो शुद्धता या अशुद्धता का भाव यहाँ पर नहीं होता है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर अगर संक्षेप में भी बात की जाए, संक्षेप में भी वही बात दोहराई गई है। संक्षेप में जनजाति और जाति के बीच के अंतर को दर्शाने वाला तर्क क्या है, पवित्रता और अपवित्रता और अधिक्रमिक एकीकरण। ठीक है, तो यहाँ पर यही सब चीजें हैं। अपवित्रता जो है जाति क्रम में आपको देखने को मिलेगा, जबकि जनजातियों में पवित्रता अपवित्रता का मतलब यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा। सब पूरा समाज जो है पूरी तरह से एकीकृत देखने को मिलेगा। आगे बढ़ेंगे। अब देखिए जनजातियों को लेकर जो परिभाषाएं गढ़ी गई थी, जो परिभाषाएं दी गई थी, तो 1970 तक आते आते वो परिभाषाएं वास्तव में समय के साथ साथ परिवर्तित
होनी चाहिए थी, तो उनमें दोष ढूंढने जाने लगे कि भाई ये परिभाषाएं दोषपूर्ण दिखाई देने लगी। और यहाँ पर ये दर्शाया गया कि जनजातीय और कृषक समुदाय के बीच किया गया जो अंतर है, ये सामान्य रूप से अपनाई गई कसौटियां, खासकर आकार, पृथक्करण, धर्म और आजीविका के साधनों में से किसी भी कसौटी पर ये खरा नहीं उतरता है। यानी आपने जो परिभाषा दी है, कृषक के आधार पर कहा है कि भाई समानार्थी हैं, बस स्तरीकरण नहीं हुआ है, तो ये सब परिभाषाएं जनजातियों पर फिट नहीं बैठती हैं। तो इस तरह की बातें यहाँ पर कही गई हैं। यहाँ पर आप जैसे देखेंगे कि कुछ जनजातियाँ जो हैं आपकी संथाल हुई, जैसे गोंड हुई, भील हुई, ये कुछ भारतीय जनजातियाँ बहुत बड़ी हैं और काफ़ी विस्तृत क्षेत्र में इनका स्थान भी रहा है। आप देखेंगे जैसे जैसे समाज में परिवर्तन हो रहा है, सामाजिक प्रतिरूपों में परिवर्तन आ रहा है, तो वैसे वैसे जनजातियों के रीति रिवाजों में, जनजातियों के कल्चर में भी परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे मुंडा जाति के बारे में बताया गया है कि मुंडा जैसी कुछ अन्य जनजातियाँ भी हैं जो काफ़ी समय से क्या है, एक स्थान पर बसकर अब खेती करने लगी हैं। बिहार की एक जनजाति है जिसका नाम है बिरहोर, कई बार पूछा गया है और पीसीएस एग्जाम में भी पूछी गई है, ये जनजाति कहाँ से बिलोंग करती है, बिहार की है ये। तो बिरहोर जो जनजाति है, ये शिकारी संग्राहक जनजातियां हैं ये, और खास करके आप देखेंगे ये इन्होंने अभी विशेष प्रकार के घर बसा लिए हैं। यानी ये लोग भी पहले घुमक्कड़ ही थे, अब घुमक्कड़ नहीं रहे हैं, बल्कि घर बनाकर रहने लगे हैं और यहाँ पर ये टोकरियां वगैरह बुनते हैं, तेल निकालने जैसे अन्य कार्य करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पर देखेंगे कि भाई जो जनजाति हैं, जब जनजातियों ने जातियों के साथ संपर्क स्थापित किया है, तो इन्होंने अपने पेशे, जो परंपरागत पैतृक पेशे थे, उन पेशों में यहाँ पे परिवर्तन देखने को आपको मिलेगा। यहाँ पर कुछ चीज़ें और भी कही गई हैं, जैसे बताया गया है जाति और जनजाति के बीच अंतरों पर जो चर्चा हुई है, तो यहाँ पर इन चर्चाओं पर या इन पर जो वाद विवाद हुआ है, इनके आधार पर इस विषय में काफ़ी बड़ा साहित्य तैयार किया गया है, जिनके माध्यम से यहाँ पर भिन्न भिन्न युगों में जनजातियों को हिंदू समाज में आत्मसात किया गया है। इस तरह की बातें यहाँ पर कही गई हैं, कई बार ये बातें खास करके कही गई हैं। तमाम जो वाद विवाद हुए हैं, तमाम अंतर दर्शाए गए हैं, तो उनमें ये कहा गया है कि भिन्न भिन्न युगों में जनजातियों के हिंदू समाज में आत्मसात होने की प्रक्रिया चलती रही है। कैसे चलती रही है? खास करके आप देखेंगे पहली प्रक्रिया संस्कृतिकरण की है। यानी जैसे जैसे सवर्ण हिंदुओं के द्वारा विजय के बाद जो जीते हुए थे इलाके थे या विजित लोग थे, तो उनको शूद्र वर्णों के अंतर्गत शामिल किया गया है। पहली बात तो ये है कि यहाँ पर कहने का मतलब इनका क्या है, कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे जो राजा रजवाड़े वगैरह थे, उन्होंने आदिवासी इलाकों पर अपना कब्जा जमाया है, क्योंकि उनके ऊपर उन्होंने विजय हासिल की है, तो क्या किया है, उन्होंने वहाँ के लोगों को, जनजातीय लोगों को शूद्र वर्ण के अंतर्गत उन्हें जो है शामिल करवा दिया है। दूसरा है यहाँ पर संस्कृति ग्रहण और अन्य प्रक्रियाओं के द्वारा। पर संस्कृति का मतलब क्या है कि दूसरी संस्कृति को ग्रहण करने की लालसा या इच्छा, इस इच्छा से भी ये लोग, इनका जो है हिंदू समाज में आत्मसातीकरण हुआ है, तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर भारतीय इतिहास के अगर संपूर्ण विस्तार में आप देखें तो आप ये पाएंगे कि विभिन्न जनजातीय समूहों को हिंदू समाज के जातीय अधिक्रम में विभिन्न स्तरों पर आत्मसात कर लिया गया है। और क्यों कर लिया गया है? क्योंकि रीजन ये है कि जमीनों पर बस्तियां बसा दी गई हैं, जंगलों का सफाया कर दिया गया, तो कोई विकल्प नहीं बचा है। तो ऐसे करके यहाँ पर देखेंगे ये लोग स्वयं में जो है अपना मूल स्थान छोड़कर शहरों की ओर पलायन कर गए हैं, या फिर जो जातीय बस्तियां हैं वहाँ पर आकर रहने बसने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे इन्हें जो है धीरे धीरे करके ये लोग भी जो हिंदू धर्म का कल्चर है या जाति कल्चर है, उससे कहीं ना कहीं प्रभावित होते जा रहे हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें और भी हैं, जैसे मानव विज्ञानियों ने, इनकी प्रारंभिक शाखा के जो लेखक रहे हैं, इन्होंने मुख्य धारा में जनजातियों के समावेश के सांस्कृतिक पक्षों पर बहुत ज़्यादा बल दिया है मानव विज्ञानियों ने। जबकि इनके बाद के जो लेखक हुए हैं, परवर्ती लेखक हुए हैं, इन्होंने शोषणात्मक और राजनीतिक स्वरूप पर अपना लेखन केंद्रित किया है। इनका मानना ये था कि आप जो कह रहे हैं कि हिंदू समाज में इन्हें आत्मसात किया जा रहा है, इनका संस्कृतिकरण हो रहा है, पर संस्कृतिकरण ग्रहण कर रहे हैं, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। कहीं ना कहीं इनका शोषण हो रहा है। शोषण होने की वजह से ये अपनी जो मूल कल्चर है, अपनी जो इनका कल्चर रहा है, इनकी जो परंपराएं रही, वो वास्तव में नष्ट हो रही हैं। तो ऐसे करके बाद बाकी लेखकों ने इस ओर इनका ध्यान भी इंगित करवाया है, वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। हम यहाँ पर देखेंगे अगले वाले पैराग्राफ में कुछ विद्वानों का यहाँ पर कुछ ऐसा भी मानना है कि जनजातियों को ऐसे आदिम अर्थात मौलिक अथवा विशुद्ध समाज जो सभ्यता से अछूते रहे हों मानने का कोई सुसंगत आधार नहीं है। देखिए यहाँ पर ये बात भी सही है कि कुछ लोग इन्हें आदिम मानते हैं। आदिम का मतलब होता है कि बिल्कुल पुराने वाले, आखेटक वाले जमाने वाले। तो आप ऐसे इस तरह का विचार मानते हैं, तो ये भी इसे मानने का कोई तर्कसंगत आधार नहीं है। भाई कोई व्यक्ति अगर नहीं चाहता है कि अपनी आधुनिक जो समाज इस तरह से आगे बढ़ रहा है उसमें हम शामिल हों या उस तरह के हमारे यहाँ भी तरक्की हो, कोई नहीं चाहता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप उसे आदिम कह देंगे। ऐसे तो भूटान भी हुआ, भाई भूटान भी तो प्रकृति प्रेमी है, तो आप भूटान को क्या आदिम कह देंगे? नहीं, आदिम नहीं कह सकते हैं हम।
एक सोचने वाली बात है। भूटान वाले अपने यहाँ जो है खुशहाली के लिए क्या करते हैं, प्रकृति को बढ़ावा दे रहे हैं, पर्यावरण से ज़्यादा जोड़ने का संदेश दे रहे हैं। तो आप उन्हें ये कहें नहीं, वो देखिए फैक्ट्री नहीं लगा रहे हैं, औद्योगिकरण नहीं कर रहे हैं, तो वो पिछड़े हुए हैं, पिछड़े हुए नहीं बोल सकते हैं आप उन्हें। तो वही है जो आदिम की यहाँ परिभाषा जो दी गई थी, आदिम की जो परिभाषा इनके लिए गढ़ी गई थी, वो वास्तव में सटीक नहीं बैठती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसके स्थान पर उनका यह प्रस्ताव है कि जनजातियों को वास्तव में ऐसी द्वितीयक प्रघटना माना जाए जो पहले से विद्यमान राज्यों और जनजातियों जैसे जो राज्येतर समूह हैं इनके बीच शोषणात्मक और उपनिवेशवादी संपर्क के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आए। यानी इनका मानना ये है, जो जिन्हें आप आदिम समुदाय कहने की चेष्टा कर रहे हैं, उनका मानना ये है कि इन्हें आप द्वितीय प्रघटना के रूप में देखें, क्योंकि आपने इनके जो मूल स्थान है, इनका जो पैतृक स्थान है, उसको नष्ट कर दिया है। कहीं ना कहीं ऐसा नष्ट करने के उपरांत आपने इनका शोषण किया है, और खास करके उपनिवेशवाद में तो इनके अस्तित्व पर एक गहरा संकट भी यहाँ गहरा गया है। तो ऐसे करके ये आदिम समाज जो है, आप देखते होंगे अपने स्थान से भटक कर या स्थान से बाहर आकर आज जो समाज आप देख रहे हैं उसमें आकर इन्हें रहने को ये विवश हो गए हैं। तो इस तरह से भी कुछ लोग तर्क देते हैं। फिर भी यहाँ पर एक आम धारणा ये है कि जनजाति समुदाय उन प्रस्तर युगीन आखेटक और संग्राहक समाजों के समान है जो सामयिक परिवर्तनों से अछूत रहे हैं। यानी लोग जब जब जनजाति शब्द आता है उनके माइंड में, तो उनके माइंड में वही आखेटक समय यानी शिकारी वाला समय, संग्राहक समाज के समान इन्हें मानते रहे हैं। हालांकि अगर आप देखेंगे वर्तमान समय में तो काफ़ी हद तक ये सही भी नहीं है। यानी अगर हम बात करें तो अगर सर्वप्रथम हम आदिवासियों पर ही विचार करें तो आदिवासी लोग सदा इतने पीड़ित समूह नहीं थे जितने वो आज के समय में हैं। यानी ये लोग भी समृद्ध रहे हैं। जैसे भारत में खास करके अनेक गौंड राज्य रहे हैं, गढ़ मांडला है, चांदा, ये सब गौंड राज्य थे। और यहाँ तक कि जो पश्चिमी भारत के राजपूत रजवाड़े हैं, तो वहाँ पर भी तमाम आदिवासी समुदायों में इस तरीके की प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न हुए हैं राजपूत समुदाय। यानी कि राजस्थान के जो राजपूत समुदाय भी हैं बताए गए हैं, तो ये भी तमाम आदिवासी समुदायों को मिलाकर ये यहाँ पर खड़े हो पाए हैं, ये बताया गया है। इसके अलावा आप प्राचीन समय में भी देखेंगे, प्राचीन समय में जो राजा रजवाड़े होते थे तो वहाँ पर भी इन आदिवासी समुदायों ने अपनी सेवाएं दी हैं, यानी युद्ध के क्षेत्र में सैन्य दलों के माध्यम से या फिर व्यापार वगैरह करने के लिए। तो वही बताया गया है कि ये जो है कुछ विशेष प्रकार की वस्तुओं का व्यापार भी करते थे, जिसके अंतर्गत वन्य उत्पाद हैं, नमक है, हाथी, ये सब बेचा करते थे। और खास करके यहाँ पर देखेंगे जब वन्य संसाधनों खनिजों पर दोहन होने लगा है तो वहीं से इनकी जो भूमिका है वो परिवर्तित होती चली गई, क्योंकि इनके जो मुख्य संसाधन है वो नष्ट होने लगे हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ने इनके खिलाफ अभियान चला दिया है। तो ऐसे में ये क्या हुआ है कि ये जो आपके इस समय में ये जनजाति समाजों में इनको मुख्य धारा में लाने वाले समाज में संपर्क ऐसे में ला दिया गया है। यानी जब इनके संसाधनों को नष्ट किया गया है तो क्या हुआ है, मजबूरी में ये लोग जो समाज था आपका, वो जाति समाज था, उससे मिलने को फिर ये मजबूर हो गए हैं। अगली आपकी जो हेडिंग है, ये हेडिंग है मुख्य धारा के समुदायों का जनजातियों के प्रति क्या रवैया है। यानी जो मुख्य धारा के वर्तमान समुदाय हैं ये जनजातियों को किस दृष्टि से देखते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए यहाँ पर बताया गया है जो औपनिवेशिक युग की जो प्रारंभिक मनोवैज्ञानिक कृतियां हैं उनमें जनजातियों को खास करके एकाकी यानी आइसोलेटेड, असंपर्क यानी किसी से संपर्क इनका नहीं रहा है, ऐसे समुदायों के रूप में इन्हें वर्णित किया गया था। यानी बताया गया था कि बिल्कुल आइसोलेट रहे हैं, इनका किसी से संपर्क नहीं रहा है पूर्व काल में। साथ ही साथ इन जनजातियों को राजनीतिक और आर्थिक मोर्चों पर भी इन्हें कई जगह कहीं ना कहीं घुसपैठ का सामना करना पड़ा है। जैसे आपने देखा होगा कि लगातार जनजाति समाजों में जो उधार देने वाले साहूकार वगैरह थे, इनकी घुसपैठ बढ़ती जा रही थी। तो ऐसे में इनकी जब घुसपैठ बढ़ती जा रही थी तो क्या हुआ, जो जनजातिगत लोग थे वो लगातार कर्जदार बनते गए, उनके ऊपर कर्ज जो है बढ़ता गया। तो एक स्थिति ये बनी कि उन्हें अपना सब कुछ इन साहूकारों को गिरवी रखना पड़ा है, साहूकारों को देना पड़ा है। साथ ही यहाँ पर ये भी देखेंगे कि ये गैर जनजातीय अप्रवासी एक जगह पर बस जाने वाले लोगों के हाथों अपनी ज़मीनें खोते जा रहे थे। यानी कि यहाँ पर ये गैर जनजातीय अप्रवासी लोग हैं, इनके हाथों अपनी ज़मीनें खोते जा रहे थे। इसके अलावा जो वनों की आरक्षण नीति आई है या सरकारी नीति आई है खनन कार्यों को लेकर, या सरकारी जो भी आप समझ सकते हैं संसाधन हैं आपके देश के, उनको लेकर जो भी सरकार की नीति आई है, उनकी वजह से भी इनकी जो मूल स्थान है यानी कि वनों तक का इनका जो स्थान है उसकी पहुंच भी इनकी खत्म हो जा रही थी। यानी ये सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें इन्होंने झेली हैं। साथ में यहाँ पर आप ये भी देखेंगे कि 18वीं और 19वीं शताब्दी में तमाम जो जनजातियाँ रही हैं, जनजातीय इलाकों में भारी विद्रोह भी हुए हैं, और विद्रोह होने की वजह से एंड में औपनिवेशिक सरकार को भी कहीं ना कहीं दबाव में आना पड़ा है, और उन्होंने इनके क्षेत्रों को अपवर्जित क्षेत्र या फिर आंशिक अपवर्जित क्षेत्र घोषित कर दिया है। यानी कि अपवर्जित का मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता है, या फिर
ये जो क्षेत्र है हमारी टेरिटरी में नहीं आता है। तो ऐसे करके इन्हें घोषित कर दिया है। यहाँ पर वही सब चीज़ें बताई गई हैं। यहाँ पर गैर जनजातीय लोगों का प्रवेश पूरी तरह निषिद्ध या फिर विनियमित था, यानी कि जा भी सकते थे तो लोग तो कुछ मात्रा में जा सकते थे। तो ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। यानी ब्रिटिश सरकार भी यहाँ पर एक बात बताई गई है, ब्रिटिश सरकार इन इलाकों में स्थानीय राजाओं के माध्यम से या फिर मुखियाओं के माध्यम से इनडायरेक्ट रूप में प्रशासन चलाने के पक्ष में थी। डायरेक्ट चलाने के पक्ष में नहीं थी, क्योंकि वो जानती थी इन लोगों ने विद्रोह किया, विद्रोह की वजह से उसे भी क्षति उठानी पड़ी। तो इस वजह से ब्रिटिश सरकार भी कहीं ना कहीं ये देख रही थी हम भी सेफ जोन में बने रहें और हम इन पर अधिकार भी जमा लें। यहाँ पर आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो हमें ये देखने को मिलेगा 1940 के दशक में जो पृथक्करण है यानी आइसोलेशन है और बनाम एकीकरण यानी इंटीग्रेशन, इस पर वाद विवाद चला है। यानी कि वह जनजाति समाजों की पृथक हुई संपूर्ण अस्तित्व की जो मानक तस्वीर पर आधारित जो वाद विवाद है वो यहाँ पर चलने लगा है। जो पृथकतावादी पक्ष है उसका कहना ये है कि जनजातीय लोगों को व्यापारियों, साहूकारों और हिंदू और ईसाई धर्म प्रचारकों से बचाए रखने की आवश्यकता है, क्योंकि ये सभी लोग कहीं ना कहीं जनजातियों का अलग अस्तित्व मिटाकर उन्हें भूमिहीन श्रमिक बनाना चाहते हैं। यानी उनके जो संसाधन है उन्हें छीनकर इन्हें भूमिहीन श्रमिक बनाना चाहते हैं। तो पृथकतावादी का मानना यह है कि आप पहले भी पृथक रखा है इन जातियों को और अब भी पृथक रखें, इनको मुख्य धारा में शामिल नहीं होने दें। वहीं जो एकीकरण वाले पक्ष में है यानी इंटीग्रेशन के पक्ष में है, उनका कहना था कि जनजाति लोग पिछड़े हुए हिंदू ही हैं, उनकी समस्याओं का समाधान उसी परिधि के भीतर खोजा जाए जो अन्य पिछड़े वर्गों के मामले में निर्धारित की गई है। यानी कि यहाँ पर जो एकीकरण वाले लोग हैं वो लगातार इस बात की पैरवी कर रहे हैं, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पिछड़े हुए हिंदू हैं तो इनको भी इसी तरह ट्रीट किया जाए जैसे पिछड़े हुए हिंदुओं को ट्रीट किया हुआ है। तो इस बात को लेकर आपकी संविधान सभा में भी एक खास करके विचार विमर्श हुआ है, वाद विवाद हुआ है और तमाम ये बातें एक्सेप्ट की गई हैं कि हाँ वास्तव में ये जो समुदाय हैं सदियों से समाज की मुख्य धारा से पिछड़े हुए रहे हैं, तो इनके लिए भी कुछ ना कुछ प्रावधान यहाँ पर बनाए जाएं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जनजातियों के कल्याण के लिए ऐसी योजनाएं बनाई जाएं जिनके माध्यम से उनका नियंत्रित एकीकरण संभव हो पाए, इस तरह के प्रावधान भी बनाए गए। तो आप देखेंगे बाद में जनजातीय विकास के लिए कई योजनाएं बनाई गई, जैसे पंचवर्षीय योजनाएं, जनजातीय उप योजनाएं, जनजातीय कल्याण खंड और ऐसे करके बहुप्रयोजनीय क्षेत्रीय योजनाएं, ये सब योजनाएं यहाँ पर बनाई गई हैं। खास करके आप देखेंगे कोई भी योजनाएं बनाई गई हों, सभी जो योजनाएं रही हैं उन्होंने जनजातीय समाजों से उनकी जमीनें वन छीन लिए हैं और विकास के नाम पर उन समुदायों को छिन्न भिन्न कर दिया है, पृथक कर दिया है, इनको तोड़ के रख दिया है। और यही हकीकत है। वर्तमान में आप देखेंगे कितनी भी योजनाएं, पंचवर्षीय योजनाएं या जनजातियों के विकास के लिए जो तमाम योजनाएं कही जा रही हैं, तो इनसे कोई इनकी स्थिति में परिवर्तन यहाँ पर नहीं आया है। यहाँ पर आप देखेंगे जो राष्ट्रीय विकास के नाम पर जो राष्ट्रीय विकास बनाम जनजातीय विकास, राष्ट्रीय विकास की जो नींव रखी गई थी, यानी खास करके आप देखेंगे औद्योगिकरण की जो नींव रखी गई थी और ये नेहरू जी रखने वाले थे। आपको ये भी पता होगा यानी हमने अपने देश की आज़ादी के बाद सबसे पहले उद्योग को चुना है प्राथमिक बल के रूप में। तो नेहरू युग में आप यहाँ पर देखेंगे बड़े बड़े बांध बनाए गए हैं, कारखाने स्थापित किए गए हैं, खानों की खुदाई की गई है। आप लोग ये बात तो भूगोल में आप पढ़ चुके हैं कि अपने भारत में जितने भी संसाधन हैं, आपके प्राकृतिक संसाधन हैं, वो खास करके उनका 90% संसाधन जनजातीय इलाकों से है। तो यहाँ पर वही देखेंगे जब बांध स्थापित किए गए, औद्योगिक खनन किए गए, तो यहाँ पर देश के खनिज संपन्न जो वनाच्छादित भागों में ये लोग जो स्थित थे, तो इस वजह से जनजातीय लोगों को शेष भारतीय समाज के विकास के लिए अनुपात से बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है, क्योंकि इन्हें अपने प्राकृतिक निवास से हाथ धोना पड़ा है। सबसे बड़ी कीमत इनकी यही हुई है राष्ट्रीय विकास के नाम पर। यानी जितने भी यहाँ पे खनिजों के दोहन हुए हैं, जल विद्युत संयंत्र लगाए गए हैं, सब कुछ इनके इलाकों में लगाए गए हैं और इसलिए जनजातीय लोगों से उनकी जमीनें छीनने की प्रक्रिया ऐसे करके शुरू हो गई है कहीं ना कहीं राष्ट्रीय विकास के नाम पर। आप ये भी देखेंगे अधिकांश जनजातीय समुदाय जो हैं वो वनों पर आश्रित थे और वन छिन जाने पर उन्हें बहुत गहरा जो है आघात भी पहुंचा है, क्योंकि उनके कहीं ना कहीं प्राकृतिक या मूल स्थान आप बोल सकते हैं या उनके देवता का स्थान, पवित्र स्थान जो था वो वन ही था, वो भी उनसे छिनते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं जमीनों पर भी आप देखेंगे सरकार ने अपने पट्टे ले लिए और निजी मालिकाना हक जो प्रदान कर दिया तमाम कंपनी वगैरह पर। तो ऐसे करके कहीं ना कहीं इन जनजातीय लोगों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इन्हें कह सकते हैं हम, इन्हें सबसे बड़ी हानि उठानी पड़ी है। अभी हाल में ही आपने देखा होगा जो नर्मदा नदी पर जो बांध बनाया गया, सरदार सरोवर बांध, तो वो बांधों की श्रृंखला है, उसको लेकर भी यहाँ पर इन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी। देखिए तमाम लोग जो बातें करते हैं मुआवजा मिलता है, ये मिलता है, वो मिलता है, लेकिन हकीकत धरातल पर अगर आप उतर कर जाएं तो आप ये भी जानते हैं मुआवजा
चंद लोगों को ही मिल पाता। चंद लोगों का मतलब क्या है, जो लोग सक्षम होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, जो पैरवी कर लेते हैं, उन्हें वास्तव में मुआवजा मिल जाता है। और जो लोग अनपढ़ होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते, उन्हें उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाला वहाँ पर कोई नहीं होता है। तो ऐसे में उन्हें जो है मुआवजा वगैरह जो होता है वो उतना नहीं मिल पाता जिनकी उनकी कीमत है, जितनी उनकी ज़मीन की कीमत है वास्तव में। तो यहाँ पर वही है कि यहाँ पर लाभ जो है असंगत अनुपात में विभिन्न संकाय के क्षेत्रों में मिले हैं। तो ये सब चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। यहाँ पर यह भी यहाँ पर देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो जनजातियाँ हैं, जनजातीय समुदायों के छिन्न भिन्न होने से यहाँ पर क्या हो रहा है, दूसरी संस्कृतियाँ उनके ऊपर हावी हो जाने का खतरा है। यानी कि उनकी खुद की संस्कृतियाँ जो है कहीं ना कहीं विलोपित हो रही हैं और उसके ऊपर नई संस्कृतियाँ उनके ऊपर हावी हो रही हैं। खास करके आपके कुछ पूर्वोत्तर के राज्य हैं, त्रिपुरा के संदर्भ में बताया गया है। त्रिपुरा जैसे राज्य में यहाँ पर जनसंख्या में जो जनजाति लोग हैं, इनका अनुपात लगातार एक दशक से आधा रह गया है घटकर। और यहाँ पर एक स्थिति ये पहुंच गई है कि जो कभी त्रिपुरा राज्य जनजाति बाहुल्य हुआ करता था, आज यहाँ पर जनजातियाँ अल्पसंख्यक बन गई हैं। तो इस तरह की स्थितियाँ अरुणाचल में भी महसूस की जा रही हैं और पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में भी देखी जा रही हैं। अगली आपकी हेडिंग है समकालीन जनजातीय पहचान, यानी कि अभी के काल में जनजाति की क्या पहचान है, तो वो भी हम देखेंगे। आप यहाँ पर देखेंगे कि जो मुख्य धारा की प्रक्रिया में जो जनजातीय समुदाय हैं, इनके बलात् समावेश का प्रभावी जनजातीय संस्कृति और समाज पर ही नहीं बल्कि उनकी अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ा है। यानी जो बलपूर्वक इन्हें शामिल करने की प्रक्रिया चल रही है, तो कहीं ना कहीं इनकी जो पहचान है, विशिष्ट पहचान है, उस पर एक गहरा आघात पहुंचा है। यानी कि खास करके जो जनजातीय पहचान है आज की, तो जनजातियों की आदिम विशिष्टताओं की पहचान की बजाय हम उन्हें अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया से उनकी पहचान बन रही है कि भाई किस तरह से जो ये लोग जुड़े हुए थे, इस तरह से इनकी पहचान बन रही है। और कहीं ना कहीं हम यहाँ पर देखेंगे वर्तमान में हम लोग लगातार इन समुदायों को पिछड़ा हुआ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पिछड़ा हुआ दिखाने की कोशिश में क्या है कि तमाम जो समुदाय वगैरह हैं वो अपने आप को एक हीनता की दृष्टि से भी देख रहे हैं। हालांकि कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां पर जनजाति बहुलता थी, उस बहुलता की वजह से वो पृथक राज्य बनाए गए और आशा यही की गई थी कि पृथक राज्य बनने के उपरांत झारखंड हुआ या छत्तीसगढ़ हुआ तो वहाँ की जो जनजातीय जनसंख्या है उसका भला हो पाएगा, उसको लाभ मिल पाएगा। लेकिन वास्तव में वहाँ की जो जनजातियों की समस्याएं थी उनका निराकरण नहीं हो पाया। ठीक उसी प्रकार पूर्वोत्तर राज्यों की स्थिति भी है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी यही आशा की जाती है, जनजाति बाहुल्य राज्य हैं तो जनजातियों की स्थिति बेटर होगी। लेकिन आपने सुना होगा पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं लगातार अशांत रहते हैं। तो अशांत रहने की वजह से वहाँ पर अप्सपा कानून जो है वो हमेशा लागू रहता है, यानी आर्म्ड फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट लागू रहता है, यानी कह सकते हैं सेना का शासन वहाँ पर रहता है। तो यहाँ पर ऐसे जो कानून बने हुए हैं इनकी वजह से वहाँ के निवासियों की जो नागरिक स्वतंत्रताएं हैं वो सीमित हो गई हैं और सीमित होकर वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। खास करके यहाँ पर आप देखेंगे मणिपुर और नागालैंड जैसे जो राज्य हैं, तो यहाँ पर राज्यों के नागरिकों को वो अधिकार प्राप्त नहीं है जो भारत के अन्य नागरिकों को प्राप्त हैं, क्योंकि इन्हें उपद्रवग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है और यहाँ पर अपसपा लगा रहता है, लगातार अपसपा लगा रहता है। आपने पढ़ा भी होगा, अभी हाल में 6 महीने के लिए राष्ट्रपति ने बढ़ाया है अपसपा, तो ये लगातार लगा रहता है कानून। रीजन क्या है, क्योंकि लगातार उपद्रवग्रस्त क्षेत्र हैं। ठीक इसी प्रकार के विद्रोह जो है जनजातीय क्षेत्रों में और भी देखने को मिले हैं, जैसे नक्सल विद्रोह है छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, वो भी विद्रोह कहीं ना कहीं इन्हीं बातों को लेकर हुआ था, इनके संसाधनों को छीनने को लेकर हुआ था। उन लोगों ने हथियार इसी वजह से उठाए थे क्योंकि वास्तव में उनके जो संसाधन थे उन संसाधनों पर किसी बाहरी व्यक्ति ने आके कब्जा जमा लिया। यानी आप खुद एक अनुमान लगाइए, खुद एक चीज अपने आप पे सोचिए, कोई व्यक्ति बाहरी व्यक्ति आए और आपके घर से बाहर निकाल के कहे आप जाओ, बाहर निकल के जाओ, तो आपको कैसा फील होगा। तो ठीक इनके साथ भी वही हुआ, यानी बाहरी व्यक्ति, बाहर की जो कंपनियां थी, बड़ी बड़ी कंपनियां, वहां पर उन्होंने अपने संयंत्र स्थापित कर लिए, इनकी जमीनों का अधिग्रहण कर लिया, तो ये अपने घर से वास्तव में बेघर हो गए। तो ऐसी स्थिति में विद्रोह वही विद्रोह की स्थिति है। तो यहाँ पर वही देखेंगे कि पहले सशस्त्र विद्रोह, फिर उनके दमन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम, फिर उनसे भड़के विद्रोह के दुष्चक्र ने जो पूर्वोत्तर राज्यों की अर्थव्यवस्था है, यहाँ की संस्कृति है, समाज है, इनको एक भारी क्षति पहुंचाई है। खास करके आप देखेंगे जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में बताया गया है, तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य या झारखंड राज्य जो बनाए गए थे, आशा यही की गई थी कि इन राज्यों के बनने से यहाँ की जो जनजातीय जनसंख्या है उनको ज़्यादा अधिकार मिल पाएंगे। लेकिन अभी भी यहाँ इन राज्यों की जो व्यवस्था है ये इनकी बड़ी संरचनाओं के शिकंजे से निकलकर जनजातीय शक्तिहीन लोगों के पास नहीं पहुंची है और पहुंचने वाली भी नहीं है। यानी ये तो केवल नाम के लिए बना दिए हैं कि भाई जनजातियों के लिए हो जाएंगे, लेकिन आप सब लोग जानते हैं राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी संसाधनों का बंटवारा होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट तय करती है क्या किया जाना है, क्या नहीं किया जाना है। तो यहाँ पर ऐसे में आप समझ सकते हैं कोई भी सरकार
यही कोशिश करती है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक लाभ मिले। तो यहाँ पर इनकी सुनने वाला वास्तव में कोई नहीं है। यानी आप लगातार ये देखेंगे यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक अन्य महत्वपूर्ण विकास जो है वो जनजातीय समुदायों में शनय शनय धीरे धीरे एक शिक्षित मध्य वर्ग का उद्भव भी है। यानी आप ये भी देखेंगे सरकार के प्रयासों से, तमाम योजनाओं के माध्यम से आज जनजातीय समुदायों में भी शिक्षा की चेतना यहाँ पर जागृत हो रही है, धीरे धीरे करके लोग शिक्षित हो रहे हैं। और ऐसे करके आप देखेंगे खास करके इसके माध्यम से कहीं ना कहीं जो आरक्षण की नीतियां वगैरह हैं या फिर इन लोगों के व्यवसाय से जुड़ी हुई जो है अवधारणाएं वगैरह हैं, तो इनका मानना ये है कि कैसे करके जब इनमें शिक्षा का विकास होगा तो लोग अपनी अपनी वैसे वैसे जनजातीय पहचान का प्रमुख रूप से यहाँ पे वही बात की है, जैसे जैसे जनजातीय समुदायों में आधिकारिक अंतर बढ़ता जाएगा, यानी उनके भीतर वर्गों एवं विभाजनों का विकास होगा, वैसे वैसे उनकी जनजातीय पहचान का दावा जो होगा वो भिन्न भिन्न आधार उसके विकसित होते चले जाएंगे। यानी इनका मानना ये है कि जैसे शिक्षित वर्ग बनेगा तो वैसे शिक्षित वर्ग क्या करेगा, जनजातीय वर्ग में सबसे ऊपरी स्थिति अपनी दिखाने की कोशिश करेगा, जो अनपढ़ लोग होंगे निचली स्थिति दिखाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे कैसे करके यहाँ पे वर्ग जो यहाँ पर स्तरीकरण है वो भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इस तरह की बातें भी यहाँ पर जो समाज विज्ञानी है उन्होंने बताई हैं। आगे हम देखेंगे यहाँ पर आप दो प्रकार के मुद्दे हैं और इन्होंने सबसे ज़्यादा भूमिका निभाई भी है जनजातीय आंदोलनों में। एक सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है, संसाधनों को लेकर है, यानी भूमि और विशेष रूप से वनों को लेकर, ठीक है, संसाधनों पर नियंत्रण को लेकर है। दूसरा मुद्दा जो है इनका जनजातीय जो सांस्कृतिक पहचान है इसको लेकर मुद्दा है। यानी ये दो मुद्दे जो हैं वो हमेशा केंद्र में रहते हैं और इसी वजह से लगातार जो विद्रोह वगैरह हैं वो इसी वजह से भड़कते हैं, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं इनके संसाधन भी इनसे छिनते जा रहे हैं। दूसरी बात, संसाधनों के छिनने की वजह से क्या हो रहा है, इनकी जो जनजातीय सांस्कृतिक पहचान थी उसकी अस्मिता पर भी खतरा बना हुआ है। और उसकी जो कई सारे समुदाय ऐसे भी आपने देखा होगा, जब आर्थिक संसाधन छिन गए तो मजबूरी में उन्हें शहरों में जाकर मजदूरी करनी पड़ रही है। तो ऐसे में जनजातीय पहचान उनकी तो खो गई है। तो वही सब चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। अगली हेडिंग है आपकी परिवार और नातेदारी। यानी हम लोग जानते हैं हम में से हर कोई व्यक्ति परिवार में उत्पन्न हुआ है और हम में से अधिकांश लोग परिवार में अनेक वर्ष बिताते हैं। यानी हम लोगों के अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, अपने सहोदर भाई बहन, चाचा चाचियां हैं, मामा मामियां, चचेरे या ममेरे भाई बहन, इन सभी के बारे में लगाव महसूस करते हैं। जबकि कुछ लोग ऐसे भी हैं इनसे लगाव महसूस नहीं करते हैं। एक ओर तो हम परिवार को हस्तक्षेप के रूप में या फिर अप्रसन्नता के लिए परिवार के प्रति रोष प्रकट करते हैं, क्योंकि परिवार हम पे प्रतिबंध भी लगाते हैं, तमाम सामाजिक प्रतिबंध भी लगाते हैं। फिर भी जब हम उनसे दूर रहते हैं तो उनके रौबदारपूर्ण तरीकों के लिए तरसते हैं, उन्हें याद करते हैं, ये भी देखने को मिलता है। यानी परिवार में आपको गहरा स्नेह, अच्छी खासी देखभाल का स्थान, वहीं कटु संघर्ष, अन्याय और हिंसा का स्थान भी हो सकता है। यानी आपने देखा होगा जब बंटवारे की स्थिति होती है या फिर जो संसाधन वगैरह जो है घर के बांटे जाते हैं तो उस स्थिति में कहीं ना कहीं हिंसापूर्ण भी वातावरण क्रिएट हो जाता है, लड़ाई झगड़े भी होते हैं। ये भी हमें परिवार में देखने को मिलता है। खास करके आप देखेंगे कि यहाँ पर परिवार का जो अध्ययन किया गया है, परिवारों को कैसे वर्गीकृत किया गया है, परिवार को मूल परिवार यानी न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली यानी जिसे विस्तृत परिवार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इनका मुखिया यहाँ बताया गया है एक पुरुष या फिर स्त्री हो सकती है। वंशानुक्रम की दृष्टि से देखें तो परिवार मातृवंशी या फिर पितृवंशी हो सकता है। यानी खास करके आप देखेंगे परिवार की ये संरचना है आमतौर पर राजनीतिक, आर्थिक, इन सभी सांस्कृतिक स्तरों से ये सब जुड़ी होती है संरचना। बताया गया है कि हिमालयी क्षेत्र के जो परिवार हैं, हिमालयी क्षेत्र के जो गांव हैं, तो यहाँ पर गांव से पुरुषों के जो प्रवसन से क्या हुआ है, गांव में ऐसे परिवारों का अनुपात लगातार बढ़ गया है जिनकी मुखियां स्त्रियां हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं परिवार की स्थिति में परिवर्तन आने का रीजन क्या है, लोग अब व्यवसाय के लिए शहरों में गए हैं। तो ऐसे में यहाँ पर ये निकल कर आ रहा है कि अब घरों को महिलाओं ने संभाल लिया है। वहीं एक एग्जाम्पल और दिया गया सॉफ्टवेयर उद्योग में कार्य करने वाले माता पिता के बारे में। क्योंकि सॉफ्टवेयर उद्योग में काम करने वाले या बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनियों में काम करने वाले जो माता पिता हैं, ये घर की देखभाल नहीं कर पाते, बच्चों की देखभाल नहीं कर पाते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अपने या तो अपने यानी बच्चों के दादा दादी को बुला लेते हैं वहाँ अपने पास, या फिर नाना नानी को बुला लेते हैं। तो यहाँ पर आप वही देखेंगे कि इस तरह के जो परिवार हैं, इस तरह के परिवारों में दादा दादियों या नाना नानियों की संख्या में इजाफा देखने को मिलेगा। तो ऐसे करके इन परिवारों की संरचना में भी परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा होगा। आप ये सब तो हम लोग जानते हैं कि परिवार हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है और हमारे लिए इसका अस्तित्व एक स्वतः जो है स्वीकृत भी है। हम ये भी मानकर चलते हैं कि अन्य लोगों के परिवार भी हमारी तरह ही होंगे, सभी की संरचना है, क्योंकि सामाजिक रूप से सभी लोग समान हैं, तो हम यही मान के चलते हैं सबका परिवार होगा। परिवार की संरचनाएं जो है लगभग भिन्न भिन्न होती हैं, बदलती रहती हैं। और यहाँ बताया गया कभी कभी यहाँ पे परिवर्तन जो आकस्मिक तौर पर होते हैं, जब कोई लड़ाई वगैरह छिड़ जाती है या फिर कोई कहीं काम की तलाश में अन्य जगह चला जाता है, या फिर कभी कोई प्रयोजन जो
परिवर्तन होते हैं किसी विशेष प्रयोजन को लेकर होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने अपनी मर्जी से शादी कर ली, यानी इंटरकास्ट मैरिज कर ली या लव मैरिज कर ली, तो समाज जो परिवार की स्थिति है उसमें परिवर्तन आ जाए। या फिर अभी तो आपने देखा होगा समलैंगिक जो होमोसेक्सुअलिटी है, इसको भी यहाँ पर कानूनी रूप से मान्यता प्रदान कर दी गई है, जबकि समाज में ऐसे मान्यता प्रदान नहीं की गई है। तो इस तरह से कोई होमोसेक्सुअलिटी व्यक्ति है या होमोसेक्सुअल व्यक्ति है, वो अपने प्यार का इजहार कर रहा है तो उसका विरोध करता है परिवार, तो ये भी देखने को यहाँ पर मिलेगा आपको। यहाँ पर आप बताया गया है कि जो इस प्रकार के परिवर्तन है, इनसे ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि परिवार की संरचनाओं में ही बदलाव नहीं आता है, बल्कि सांस्कृतिक विचार, मानक और मूल्यों में भी परिवर्तन आते हैं। यानी इतिहास और आधुनिक काल की घटनाओं से हमें ये पता चलता है कि अक्सर पारिवारिक और वैवाहिक प्रतिमानों में जो किए गए परिवर्तन है, तो इनका घोर हिंसात्मक विरोध भी किया जाता है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए कोई व्यक्ति परिवार के जो नियम है इनके अगेंस्ट जा रहा है, कोई व्यक्ति शादी विवाह के जो प्रतिमान है जो बने हुए हैं, उनकी धारणा बनी हुई है, उसके अगर अगेंस्ट जा रहा है तो क्या होता है, उसे मार दिया जाता है। ऑनर किलिंग जिसे आप जानते हैं। जैसे मान लीजिए किसी की बेटी ने किसी लड़के से भागकर शादी कर ली, बेशक चाहे वो कानूनी दृष्टि से 18 साल से ऊपर की हो गई है, कानून ने उसे मान्यता दे दी है, लेकिन चूंकि परिवार ने बिल्कुल उसे मान्यता नहीं दी है, तो परिवार क्या करता है, अपने सम्मान के लिए अपने बेटे या बेटी को मार देता है। तो ये ऑनर किलिंग जैसी भी यहाँ पर आपको, यानी कि ये हिंसात्मक घटनाएं भी आपको देखने को यहाँ पर मिलती हैं। तो यहाँ पर अब अगले परिवार में बात बताई गई है, मूल या विस्तारित परिवार। मूल परिवार में खास करके आपके माता पिता, दंपति, उनके बच्चे, यानी कहने का मतलब हम दो और हमारे दो, यानी कि न्यूक्लियर फैमिली में आपको यही देखने को मिलेगा। जबकि विस्तृत परिवार में आपको क्या है, पूरा संयुक्त परिवार, जहां पर एक से अधिक युगल रहते हैं, यानी कि खास करके 2 से अधिक पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते हैं। इनमें कई भाई भी हो सकते हैं, ठीक है। एक बुजुर्ग दंपति के बेटे, पोते उनके परिवार के साथ रहते हैं। और खास करके जो विस्तृत परिवार है, ज्वाइंट फैमिली है, इसको अक्सर भारतीय होने का सूचक भी माना जाता है कि भारतीय परिवारों की विशेषता ही क्या है, ज्वाइंट फैमिली होना, संयुक्त परिवार होना भारतीय परिवारों की एक प्रमुख विशेषता मानी जाती है। यानी कि अगर हम वास्तव में अगर इसे देखें तो अंग्रेजी का जो ज्वाइंट फैमिली है, और ये शब्द ही हिंदी में संयुक्त परिवार इसे कहा जाता है, और ये देशज शब्द नहीं है। ज्वाइंट फैमिली शब्द वास्तव में अंग्रेजी के शब्द ज्वाइंट फैमिली से ही निकला हुआ है, संयुक्त परिवार वाला, ये बताया गया है इसमें। यहाँ पर अगली जो हेडिंग है, यहाँ पर ये परिवार के विविध रूप के बारे में बताया गया है, परिवार के कौन कौन से रूप देखने को मिलते हैं। देखिए यहाँ पर आवास के नियम के अकॉर्डिंग, इसके बारे में क्लास 11th में चर्चा कर चुके हैं हम लोग। तो आवास के नियम के अनुसार कुछ समाज विवाह और पारिवारिक प्रथाओं के मामले में पत्नी स्थानिक होते हैं, बल्कि कुछ पति स्थानिक होते हैं। यानी कि पत्नी स्थानिक का मतलब क्या है कि पहली स्थिति में कहते नहीं है घर जमाई, ठीक है। यानी घर जमाई का मतलब क्या है कि जो दूल्हा है वो लड़की के घर में ही रहता है। तो पहली स्थिति में नवविवाहित जोड़ा जो है वधू के माता पिता के साथ रहता है, और दूसरी स्थिति में क्या है, बेटी जो है वो पति के साथ उसके घर में रहती है। तो ऐसे करके यहाँ पर आप देखेंगे जो पहले वाला परिवार है ये मातृवंशी समाज वाला परिवार कहा जाएगा, और इसमें जायदाद जो है माँ से बेटी को मिलती है। वहीं पितृवंशी समाज में जो है पिता से पुत्र को हस्तांतरित होती है। तो ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये सब चीजें आप जानते हैं, इनके बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पे बताया गया है कि आपके भारतीय समाज के संदर्भ में बताया गया है कि मातृतंत्र का कोई ऐतिहासिक या मानव शास्त्रीय प्रमाण हमारे यहाँ देखने को नहीं मिलता है। यानी कि ऐसा कोई समाज में देखने को नहीं मिला है जहाँ पर खास करके स्त्रियां प्रभुशाली रही हों। बेशक मातृवंशी समाज अवश्य पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर भी आप देखेंगे जहाँ स्त्रियां अपनी माताओं से उत्तराधिकार के रूप में जायदाद पाती हैं, लेकिन उस पर उनका अधिकार ज़्यादा नहीं होता है, और ना ही सार्वजनिक क्षेत्र में उन्हें कोई निर्णय लेने का अधिकार होता है। यानी खास करके जो प्रमुख डिसीजन होते हैं उनके पति ही करते हैं। बेशक वो मातृवंशी समाज का पैरोकारी कर रही हो, लेकिन डिसीजन जो होते हैं उनके पति ही करते हैं। तो इस तरह की बातें यहाँ पर बताई गई हैं। इसी के साथ आपका ये चैप्टर जो है, यानी कि आपका चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। देखिए मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ चैनल की जो गति है वो मंद है। मंद होने का रीजन क्या है कि आप अपनी उदासीनता दिखा रहे हैं। आप इस केवल यही समझ रहे हैं कि केवल हम पढ़ ले रहे हैं, किसी और से हमें क्या मतलब है। ऐसा बिल्कुल भी सोच ना रखें। आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सचेत करने की कोशिश करें, जगाने की कोशिश करें कि भाई जब हिंदी माध्यम का कंटेंट अवेलेबल है तो आप लोग तैयारी क्यों नहीं कर रहे हैं, यानी फिर क्यों भटकते घूम रहे हैं। तो आप लोग प्रेरित करें कुछ लोगों को पढ़ने के लिए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।